Hey everyone, this is Kathy this side. I hope you all are doing well and I wish you all a very good day ahead. So before starting with this video, let me tell you something very interesting. If you have a stuffed nose, press an ice cube to the roof of your mouth. That means keep the ice cube between your tongue and palate for 30 seconds. It would give you instant relief. The cold of ice cube will help you reduce the inflammation in nasal canal. Okay, now without wasting any time, let's directly begin with our topic liver function test. लिवर फंक्शन टेस्ट का मतलब क्या है? मतलब कुछ ऐसे कौन से टेस्ट हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेजर करके ये बता सकते हैं कि लिवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा. मतलब ऐसे टेस्ट जो हमें लिवर के फंक्शन को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, लिवर की हेल्थ को पता लगाने में हेल्प करते हैं. लिवर की हेल्थ तभी अच्छी होगी जब लिवर प्रॉपरली फंक्शन करेगा. और लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? लिवर के मेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाता है, बिलीरुबिन प्रोड्यूस करवाता है हमारी बॉडी में, ब्लड में बाइल प्रोड्यूस करवाता है बेसिकली. तो ये जो चीज़ें ये प्रोड्यूस करा रही है, अगर हम इनका अमाउंट मेजर कर ले ब्लड में और कंपेयर करें नॉर्मल लेवल से, तो हमें पता चल जाएगा कि लिवर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर अब नॉर्मल अमाउंट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो मतलब लिवर की पुअर फंक्शनिंग है. ठीक है, तो इन्हीं टेस्ट की मदद से हम पता लगाते हैं. So these are the tests which help determine the health of your liver by measuring the levels of proteins, enzymes and bilirubin in the blood. They can also monitor the progression or treatment of an existing liver disease. इसका क्या मतलब है? मतलब कोई डिज़ीज़ किस लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है ये भी हम लिवर फंक्शन टेस्ट से पता लगा सकते हैं. जैसे सपोज़ अभी हमने लिवर की फंक्शन की टेस्ट की, ठीक है, फिर उसके एक हफ्ते बाद हमने दोबारा टेस्ट किया और अगर चीज़ें और एडवर्स हो गई, डिज़ीज़ ज़्यादा बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं कि डिज़ीज़ प्रोग्रेस हो रही है. डिज़ीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ रही है वो भी हम पता लगा सकते हैं. और अगर हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लाइक हमने मेडिकेशन दिया और मेडिकेशन देने से पहले हमने लिवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू पता लगाया कि लिवर की हेल्थ कंडीशन कैसी है. ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हम एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा चेक करेंगे और ये देखेंगे कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा, लिवर में कोई इम्प्रूवमेंट है कि नहीं. तो इन टेस्ट की मदद से हम डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन भी देख सकते हैं कि कितने लेवल पे वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर अब वो स्टेबल हो चुकी है या फिर सही होने लगी है हमारे ट्रीटमेंट से, वो भी हम पता लगा सकते हैं. ठीक है, अब लिवर फंक्शन टेस्ट में 3 चीज़ आती है. सबसे पहला है सीरम एंजाइम, सेकंड है टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन और तीसरा होता है टेस्ट ऑफ कोलेस्टेसिस. ठीक है, अब लिवर के 3 फंक्शन होते हैं. हमने देखा था कि प्रोटीन बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, बिलीरुबिन बना रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम्स की. पहले मैंने क्या बताया था कि वो सीरम एंजाइम हम चेक कर सकते हैं. मतलब लिवर कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और अगर उन एंजाइम का लेवल हम हमारे सीरम में या फिर ब्लड में चेक करें और देखें, कंपेयर करें नॉर्मल वैल्यू से और अब नॉर्मल आ रही है, तो हम पता लगा सकते हैं कि लिवर की फंक्शनिंग कैसी है. तो इस वीडियो में और हम बेसिकली लिवर फंक्शन टेस्ट में 2 एंजाइम्स के ग्रुप की बात करते हैं. सबसे पहला AST एंड ALT एंजाइम्स और सेकंड होता है LDH एंजाइम. ठीक है, हम इन दोनों एंजाइम्स की बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहला तो हुआ सीरम एंजाइम, सेकंड होता है टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन. अब हमने पढ़ा था कि लिवर जो है वो एंजाइम्स तो बनाता है बट उसके कुछ दूसरे फंक्शन भी होते हैं जैसे कि वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कराता है. तो उन प्रोटीन्स का अमाउंट कितना है हमारे ब्लड में, हम उसे चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि लिवर की फंक्शनिंग कैसी है. प्रोटीन के अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है. तो टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन का क्या मतलब हुआ? लिवर के कुछ और फंक्शन भी हैं, कुछ और बायोसिंथेसिस करता है, वो कुछ और सब्सटेंसेस को भी प्रोड्यूस कराता है जैसे कि सीरम प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हम कैसे मेजर कर सकते हैं? प्रोथ्रोम्बिन टाइम से. मतलब हमारे ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लग रहा है. अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपरली लिवर प्रोड्यूस करेगा तो क्लॉटिंग टाइम मतलब नॉर्मल लगेगा. लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे प्रॉपरली तो फिर क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, थर्ड आता है टेस्ट ऑफ कोलेस्टेसिस.
कॉलीस्टैसिस का क्या मतलब होता है? कॉली बेसिकली डिनोट करता है बाइल को और स्टैसिस का मतलब होता है स्टॉपेज, ठीक है। अब हमें पता है लिवर बाइल का प्रोडक्शन करता है, लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है या फिर स्टॉप हो रहा है, जैसे जो बाइल डक्ट्स है अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, या किसी भी रीज़न की वजह से बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो हम उसे कॉलीस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम लिवर का क्योंकि फंक्शन है वो बाइल प्रोड्यूस कराना, तो कॉलीस्टैसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी हम टेस्ट करते हैं। वो हम दो चीज़ों से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिलिरुबिन का लेवल क्या है ब्लड में। अब हमें पता है कि जो लिवर है वो बिलिरुबिन प्रोड्यूस कराता है बाइल में, लेकिन अगर बाइल का प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा तो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बाइल अगर आगे मूव नहीं कर पा रहा तो वो पीछे मूव करेगा और पीछे वो बैक फ्लो करेगा, फिर वो अल्टीमेटली ब्लड में एंटर हो जाएगा और ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम इससे पता लगा सकते हैं। दूसरे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कॉलीस्टैसिस करवा देते हैं, ठीक है, तो हम उनसे भी पता लगा सकते हैं लिवर की फंक्शनिंग, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ना है हमें लिवर फंक्शन टेस्ट में? 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले सीरम एंजाइम, उसमें हम 2 एंजाइम्स देखेंगे, AST/ALT एंड LDH। सेकेंड है टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन, जिसमें हम सीरम प्रोटीन्स के लेवल से और प्रोथ्रोम्बिन टाइम से चेक करेंगे। और तीसरा है टेस्ट ऑफ कॉलीस्टैसिस, जिसमें हम एंजाइम का लेवल चेक करेंगे, कुछ एंजाइम्स का, और बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं सीरम एंजाइम से। दे आर द मार्कर्स ऑफ हिपैटोसेल्यूलर इंजरी एंड नेक्रोसिस। इसका क्या मतलब है? अब लिवर की जब इंजरी होती है, कोई हिपैटोसाइट्स में इंजरी होती है या फिर नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब जो लिवर की सेल्स है वो उनकी डेथ हो रही है, तो क्या होगा? ये कोई इंजरी या फिर डेथ में तो अल्टीमेटली सब कुछ ही ख़राब हो जाता है ना। अगर कोई इंजरी भी हो रही है तो जो लिवर की वॉल है, लिवर की जो कवरिंग है, लिवर की वॉल भी ब्रेक होगी, ठीक है। अब वो हेपेटोसाइट इंजर्ड हो रहे हैं तो वो इजीली जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है लिवर ओरिजिनली, वो लिवर से लीक हो जाएंगे इजीली और ब्लड में एंटर कर जाएंगे, और ब्लड में एंटर करने के कारण उनका अमाउंट ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो रहा है? लिवर सेल की इंजरी हो रही है, और क्योंकि सेल की इंजरी हो रही है तो जो लिवर की वॉल है वो ब्रेक हो रही है तो इजीली जो एंजाइम्स लिवर प्रोड्यूस कर रहा है वो लीक हो जाएंगे, किसमें? ब्लड में, और ब्लड में उन एंजाइम्स का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सीरम एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि लिवर में इंजरी और नेक्रोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मार्कर्स होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हम 2 चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे इसमें, AST एंड ALT ग्रुप एंड LDH। तो सबसे पहले AST एंड ALT। AST को हम SGOT एंजाइम भी कहते हैं। AST की फुल फॉर्म होती है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, और ALT की फुल फॉर्म होती है एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, इसे हम SGPT भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है? इट बेसिकली टेल्स अबाउट द सीरियल डिटर्मिनेशन विच रिफ्लेक्ट्स द क्लिनिकल एक्टिविटी ऑफ अ लिवर डिजीज़। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग हर हफ्ते में चेक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि लिवर की जो कंडीशन है वो प्रोग्रेस हो रही है या फिर वो क्योर हो रहा है। उसी तरीके से ये बता रहा है कि AST और ALT के लेवल से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो डिज़ीज़ है उसका सीरियल ऑर्डर क्या है, मतलब वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर क्योर हो रहा है या फिर उसकी प्रोग्रेशन रेट क्या है, ठीक है। नॉर्मली जो ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो कितने होते हैं? 40 यूनिट्स। लेकिन अगर अक्यूट हेपेटोसेल्यूलर डिजीज़ है, मतलब इंजरी हुए हुए, हेपेटोसेल्यूलर डिजीज़ हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, या फिर कोई ऐसी डिजीज़ है जो अक्यूट है, जैसे कि जॉन्डिस अक्यूट कंडीशन है, तो इसमें जो ये एंजाइम्स है इनका अमाउंट हो जाता है 300 से 400 यूनिट्स ब्लड में। और अगर कोई क्रोनिक कंडीशन है, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम से प्रेजेंट है तो लीक होता जा रहा है, अकमलेट होता जा रहा है ब्लड में, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। तो एंजाइम्स की वैल्यू क्रोनिक कंडीशन में 1000 यूनिट्स हो जाती है। क्रोनिक कंडीशन जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस या फिर कोई टॉक्सिक या ड्रग के इंड्यूस होने से लिवर डिजीज़ हुई है उसके कारण, ठीक है। तो ये हमने ये देखा। फिर उसके बाद
एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, हम AST/ALT रेशियो चेक करते हैं। अगर वो 2 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। और क्योंकि AST/ALT रेशियो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, AST का लेवल ब्लड में ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू ALT। ठीक है, अब हमें पता है कि एंजाइम्स दोनों लीक होते हैं, दोनों ब्लड में ज़्यादा होते हैं, दोनों ब्लड में इंक्रीज़ हो रहे हैं लीक होने के कारण, लेकिन AST एल्कोहलिक कंडीशन में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ALT, और इस रीज़न की वजह से हम इस रेशियो को मेजर करते हैं। ठीक है, अब ALT से ज़्यादा AST क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एल्कोहलिक पेशेंट में ना एक कोएंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, pyridoxal 5' ये कोएंजाइम है जो नेसेसरी होता है ALT के प्रोडक्शन के लिए, और ALT के प्रोडक्शन के लिए ये नेसेसरी होता है, और एल्कोहलिक पेशेंट में क्योंकि ये कम होता है तो ALT कम प्रोड्यूस हो पाता है। अब ALT कम प्रोड्यूस हो पाएगा तो ALT का लेवल भी ब्लड में कम होगा, क्योंकि लिवर ही कम प्रोड्यूस कर रही है तो वो ब्लड में लीक होकर भी कम ही जाएगा, इसलिए AST का लेवल एल्कोहलिक पेशेंट्स में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को पता लगाने के लिए। एंड देन हायर डिग्री ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेज हैज़ बेड प्रोग्नोसिस। ये तो हमें पता ही है, अगर सीरम में ये जो ट्रांसअमाइनेजेस हैं, ये जो एंजाइम्स हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब ज़्यादा लीक होकर आ रहे हैं, और उतना ही ख़राब लिवर है, उतनी ही बैड उसकी प्रोग्नोसिस है। ठीक है, तो AST/ALT में हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो ये प्रोग्रेस किस रेट पे हो रहा है, सीरियल डिटर्मिनेशन हमें बता सकता है। नॉर्मल वैल्यू उसकी 40 होती है, अक्यूट कंडीशन में 300 से 400 हो जाते हैं ये ब्लड में, और क्रोनिक कंडीशन में 1000 यूनिट से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हमें पता लगानी है तो हम AST/ALT रेशियो देख सकते हैं, वो 2 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि AST का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ALT। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्कोहलिक पेशेंट में pyridoxal 5' की कमी होती है जो नेसेसरी होता है ALT के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फिर सेकेंड एंजाइम आता है LDH, दैट इज़ लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस। LDH5 की वैल्यू या फिर अमाउंट सीरम में ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है जब हेपाटोसेल्युलर इंजरी होती है तो। ठीक है, और LDH1 की वैल्यू तब इंक्रीज़ होती है जब कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन का केस है। ठीक है, तो ये तो 2 एंजाइम्स हमने देखे। फिर सेकंड आता है टेस्ट ऑफ बायोसिंथेटिक फंक्शन। अब बायोसिंथेटिक फंक्शन में मैंने बताया था, हम 2 चीज़ों के बारे में देखते हैं, एक तो सीरम प्रोटीन्स एंड सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये दोनों चीज़ें हम मेजर करते हैं। लिवर के दूसरे फंक्शंस भी है, जैसे कि वो प्रोटीन प्रोड्यूस करा रहा है। कौन से, ब्लड के प्रोटीन्स, ब्लड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो लिवर प्रोड्यूस कराता है, और ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन लिवर में ही होता है एक्सेप्ट फॉर वन प्रोटीन, दैट इज़ गामा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन्स लिवर में प्रोड्यूस नहीं होते, और बाकी एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन ये सब लिवर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो ब्लड में ग्लोब्यूलिन कम प्रेजेंट होता है और एल्ब्यूमिन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन लिवर डिजीज़ जब होती है तब ये रेशियो एकदम उल्टा हो जाता है, तब एल्ब्यूमिन तो कम हो जाता है और ग्लोब्यूलिन इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो क्योंकि लिवर में इंजरी हो रही है या फिर कोई भी लिवर की डिजीज़ हो रही है। ठीक है, अब लिवर की डिजीज़ हो रही है तो वो जो नॉर्मल फंक्शन करता है वो नहीं कर पाएगा, और उसका नॉर्मल फंक्शन क्या था, वो एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन करा रहा था। अब एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो एल्ब्यूमिन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, जो कि नॉर्मली ग्लोब्यूलिन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा, पर ग्लोब्यूलिन का अमाउंट क्यों इंक्रीज़ होगा ब्लड में? ग्लोब्यूलिन तो जबकि लिवर प्रोड्यूस भी नहीं कराता। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्लोब्यूलिन सबसे पहले तो ये जो चीज़ें होंगी, कंडीशन होगी, ये रेटिकुलो एंडोथीलियल कंपार्टमेंट को या सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है, लिवर क्लियरेंस भी कराता है। ये तो हमें पता ही है, लिवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करवाने में हेल्प कराता है बॉडी से। ठीक है, तो जो ग्लोब्यूलिन होता है उसका भी लिवर एक्सक्रीशन कराता है। जो कप्फर सेल्स होते हैं वो क्लियरेंस कराते हैं हमारी बॉडी से ग्लोब्यूलिन का, लेकिन जब लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा तो कप्फर सेल्स जो कि लिवर में प्रेजेंट होते हैं वो भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ग्लोब्यूलिन का
क्लियरेंस भी नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी से, तो ग्लोब्यूलिन हमारी बॉडी में रेज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे अमाउंट में, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन तो कम हो जाता है, ग्लोब्यूलिन बढ़ जाता है, मतलब जो रेशियो है वो एकदम उल्टा हो जाता है। एल्ब्यूमिन 3 से कम हो जाता है, जो कि नॉर्मली 3.5 से 5 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट होता है, और ग्लोब्यूलिन 4 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो नॉर्मली 2 से 3.5 ग्राम पर डीएल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंक्रीज इन एल्ब्यूमिन वैल्यू टुवर्ड्स द नॉर्मल विथ ट्रीटमेंट इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन हेपेटिक फंक्शन। वेरी ऑब्वियस, अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एल्ब्यूमिन जो कम हो रहा है लिवर डिजीज़ के कारण, अगर वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है, इसका मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट है वो वर्क कर रहा है और पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ बेसिकली टाइम पीरियड है जो किसी सब्सटेंस को लगता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ वैल्यू में कन्वर्ट होने में, ठीक है। अब अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें, हमें पता है कि एल्ब्यूमिन हमारी ब्लड में डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो रहा है और उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी हाफ लाइफ 7 to 8 आवर्स होती है, लेकिन एल्ब्यूमिन की 17-18 डेज होती है ना। तो मतलब इतने टाइम में लिवर डिजीज़ बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब लिवर का डैमेज इंक्रीज़ होता जाता है जब तक हम ये पता लगाते हैं कि एल्ब्यूमिन का लेवल काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो चुका है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है एल्ब्यूमिन, इस रीज़न की वजह से, ओके। Serum albumin has a long T-half, that is half-life, which is 18 to 20 days. Because of this slow turnover मतलब उसको हाफ कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। सीरम एल्ब्यूमिन इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ अक्यूट लिवर फेलियर। अक्यूट लिवर फेलियर में क्या होता है? कम ड्यूरेशन में लिवर फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। तो हमने सीरम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया जो लिवर प्रोड्यूस कराते हैं, और देखा कि कैसे एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशियो रिवर्स हो जाता है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ एल्ब्यूमिन का लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, और एल्ब्यूमिन की जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है अक्यूट लिवर फेलियर के केस में। सेकेंड आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मैंने बताया था कि क्लॉटिंग टाइम है, और लिवर सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है एक्सेप्ट फॉर वन विच इज़ फैक्टर 8, ठीक है। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है, लेकिन अगर लिवर में डिजीज़ हो जाती है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर अच्छे से बना नहीं पाएगा, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना पाएगा तो क्लॉटिंग होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपने ओरिजिनल टाइम से इंक्रीज़ करेगा। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लिवर पे तो डिपेंड करता ही है क्योंकि वो इतने सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहे हैं, और दूसरा वो डिपेंड करता है विटामिन के की अवेलेबिलिटी पे, हमारी बॉडी में विटामिन के कितना प्रेजेंट है, क्योंकि विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो विटामिन के की प्रेजेंस में ही सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिपेंड करता है। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 11.5 से 12.5 सेकेंड्स, लेकिन अगर ये 2 सेकेंड से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको अब नॉर्मल कहते हैं। 2 सेकेंड्स या फिर 2 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो हम उसे अब नॉर्मल कहेंगे, और अगर 5 सेकेंड से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब वो शुरुआत हो चुकी है हेपेटिक फेलियर की, या फिर उसे हम कह सकते हैं फुलमिनेंट हेपेटिक नेक्रोसिस की, वो शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वो दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो हम सीधा यही नहीं कह सकते कि हमारा लिवर डैमेज है। इट कैन बी वन ऑफ द कॉज, बट हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम दूसरी चीज़ों में भी इंक्रीज़ होता है, जैसे कि कंजेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कंजम्पशन, कोएगुलोपैथी, किसी ड्रग्स की वजह से, ड्रग इनटेक की वजह से, या फिर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे कि उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोविटामिनोसिस के, ओके। तो हमने अभी 2 टॉपिक कवर कर लिए लिवर फंक्शन टेस्ट में। अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज टेस्ट ऑफ कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस मैंने बताया क्या होता है? बाइल का फ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है उसे हम कोलेस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोलेस्टेसिस हो रहा है लिवर में? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एंजाइम्स, और सेकंड हम इसमें देखेंगे बिलीरुबिन का लेवल, ठीक है। तो
तो एंजाइम्स, 4 एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एंजाइम है ALP, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेस। इसका लेवल हम ब्लड में चेक करेंगे। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है 3 to 13 Ka यूनिट्स, और अगर इसकी वैल्यू 3 से 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से, इसका मतलब हेपाटोबिलियरी डिजीज़ है। हेपाटोबिलियरी डिजीज़ मतलब लिवर की जो बाइल डक्ट्स है उसमें डिजीज़ प्रेजेंट है। उसमें डिजीज़ प्रेजेंट है मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है बाइल डक्ट में, चाहे फिर वो एक्स्ट्रा हेपाटिक हो या फिर इंट्रा हेपाटिक हो, या फिर कोई ड्रग के कारण कॉलीस्टैसिस हो गया, या फिर कॉलीस्टैसिस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सिरोसिस हो रहा है, प्राइमरी बिलरी सिरोसिस, बाइल डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जिसके कारण सिरोसिस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिनोट करेगा अगर ALP का लेवल 3 से 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से तो। और अगर ALP का वैल्यू 30 Ka यूनिट से ज़्यादा प्रेजेंट है परसिस्टेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से वो 30 Ka यूनिट से ज़्यादा ही प्रेजेंट है, तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों? क्योंकि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण जॉन्डिस प्रोड्यूस होता है। ये मैंने जॉन्डिस वाली वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जॉन्डिस कैसे होता है, तो इधर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ALP ये पता लगाने, लिवर की बहुत सारी डिजीज़ेस पता लगाने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि जॉन्डिस और जो दूसरी हेपाटोबिलरी डिजीज़ेस होती है उसके लिए, क्योंकि इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है ब्लड में जब कोई हेपाटोबिलरी डिजीज़ होती है तो, ठीक है। अब सेकंड आता है 5' न्यूक्लियोटाइडेस। ये भी एक एंजाइम है और इसकी नॉर्मल वैल्यू प्रेजेंट होती है 2 to 17 यूनिट्स पर लीटर, और ये एंजाइम हमारी लिवर में ही प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी उधर ही ये जैसे ALP होता है ना, ALP बोन्स में भी प्रोड्यूस होता है, बोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, हेपाटोबिलरी सिस्टम भी प्रोड्यूस करता है उसको, इंटेस्टाइन भी प्रोड्यूस करता है। पर जो न्यूक्लियोटाइडेज होता है ये केवल लिवर से ही प्रोड्यूस होता है, लिवर में ही प्रेजेंट होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है हेपाटोबिलरी डिजीज़ में इंक्रीज़ हो जाती है नॉर्मल वैल्यू से, और ये मेनली डिनोट करता है लिवर मेटास्टेसिस को। हम लिवर कैंसर के केस में भी इसकी वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि ये लिवर कैंसर के केस में इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। It is done to confirm the hepatic origin of increased ALP level in children and pregnant women when there is a coexisting bone disease। अभी मैंने जैसे बताया था कि ALP बोन भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अगर ALP का लेवल हमारे सिरम में ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि कोई बोन डिजीज़ हो। तो ये कंफर्म करने के लिए कि लिवर में ही डिजीज़ है या फिर लिवर ही अफेक्टेड है, ये पता लगाने के लिए हम दूसरे एंजाइम्स चेक करते हैं, दूसरे एंजाइम्स की भी वैल्यू चेक करते हैं। उसमें से एक एंजाइम होता है 5' न्यूक्लियोटाइडेस, इसकी भी वैल्यू हम चेक करते हैं। अगर इसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ आ रही है ALP के साथ तो वो कंफर्म कर देता है कि हाँ ये लिवर डिजीज़ का ही कंडीशन है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइडेस लिवर में प्रोड्यूस होता है केवल, ठीक है। तो ये तो 2 एंजाइम हुए। थर्ड एंजाइम होता है LAP, हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेस। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 75 से 200 यूनिट्स पर मिलीलीटर, और कॉलीस्टैसिस का केस है, सिरोसिस का केस है, या फिर हेपेटाइटिस लिवर ट्यूमर का केस है, मतलब कोई भी लिवर डिजीज़ है तो उसमें इसका वैल्यू हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फोर्थ आता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेस। लास्ट 2 को हम पेप्टाइडेस वर्ड से याद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एंड में सफिक्स है पेप्टाइडेस, ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेस एंड गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टाइडेस, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू प्रेजेंट होती है 5 से 24 यूनिट्स पर लीटर, और इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है दूसरी कंडीशंस में भी। अगर कोई डिजीज़ प्रेजेंट है पैनक्रियाज में, हार्ट में, किडनी में, या फिर लिवर या फिर बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ है तो उसमें तो होती है, ठीक है। अब वैल्यूज़ आर एलिवेटेड इन एल्कोहलिक लिवर डिजीज़। GGT is potential marker of alcoholism or in patients taking barbiturates and phenytoin। जैसे मैंने बताया था कि AST/ALT रेशियो हम देखते हैं ये देखने के लिए कि एल्कोहल ही रीज़न है क्या लिवर डिजीज़ का, है ना, उसका रेशियो जब 2 से ज़्यादा आता है तो। वैसे ही GGT से भी हम पता लगा सकते हैं कि एल्कोहल रीज़न है या नहीं
लिवर डिजीज़ का, क्योंकि एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के कंडीशन में वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो जाती है जीजीटी की, या फिर अगर वो पेशेंट बारबिट्यूरेट्स या फेनेटोइन का कंजम्पशन कर रहा है तो उसमें भी इंक्रीज़ हो जाती है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने 4 एंजाइम्स पढ़े कोलेस्टेसिस को चेक करने के लिए। सबसे पहले हमने देखा ALP, फिर उसके बाद हमने देखा 5' न्यूक्लियोटाइडेज, फिर हमने LAP देखा, दैट इज़ ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज, और पेप्टाइडेज से हमने दूसरा नाम याद रखा, दैट इज़ GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांस पेप्टाइडेज। ओके, तो ये 4 एंजाइम्स को लर्न करना बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मेजर्स हैं या कुछ ऐसे स्कोर से हम ये पता लगा सकते हैं कि लिवर की कंडीशन कैसी है, लिवर को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है कि नहीं, लिवर की प्रोग्नोसिस कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, वो हम पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जैसे कि MELD, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज़, ये बेसिकली एक स्कोर है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट प्रोग्नोसिस इन अ लिवर डिजीज़ एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। इसे हम लिवर डिजीज़ और पोर्टल हाइपरटेंशन की केस में मेजर करते हैं। जैसे एंड असेसिंग द नीड फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, ये बता सकती है कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3.8 इंटू log ऑफ टोटल बिलीरुबिन mg/dl एंड विच इज़ added to 11.2 इंटू log INR प्लस 9.6 log क्रिएटिन इन mg/dl। ये इसका कंप्लीट फार्मूला है, और INR से बेसिकली हम डिनोट कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम को, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर स्कोर 18 से 21 आता है तो ठीक है, बट अगर 18 से 21 से ज़्यादा स्कोर आता है तो मतलब लिवर की हेल्थ कंडीशन काफ़ी पुअर है। ठीक है, और वैसे ही हम पेल्ट स्कोर यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में जिनकी एज 12 ईयर से कम है। और लास्ट आता है मेड्री इंडेक्स। मेड्री इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 4.6 ऑफ द पेशेंट्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम माइनस कंट्रोल्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्लस सीरम बिलीरुबिन mg/dl। ठीक है, तो इसकी स्कोर वैल्यू अगर 32 से ज़्यादा आती है तो मतलब पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, फिर लास्ट आता है सीरम बिलीरुबिन। हमने देखा कोलेस्टेसिस में सबसे पहले एंजाइम्स को, फिर उसके बाद हमने ये तीनों टेस्ट देखे, मॉडल्स जिनसे हम पता लगा सकते हैं लिवर की प्रोग्नोसिस, और फिर लास्ट होता है सीरम बिलीरुबिन। हमें पता है कि अगर कोलेस्टेसिस हो जाता है मतलब बाइल आगे फ्लो नहीं कर पाता तो वो बैक फ्लो करता है, और बैक फ्लो करता है तो उसकी वैल्यू किसकी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण है तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वैल्यू हमारे ब्लड में इंक्रीज़ करती है, बट अगर कोलेस्टेसिस के कारण नहीं है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वैल्यू हमारी ब्लड में इंक्रीज़ करती है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने जॉन्डिस की वीडियो में बताया कि कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड किस तरीके से इंक्रीज़ होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो हम कोलेस्टेसिस भी पता लगा सकते हैं इससे, और ये पता लगा सकते हैं कि लिवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या डिजीज़ है कि नहीं। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लिए भी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लिए भी, और टोटल बिलीरुबिन का लेवल चेक करने के लिए, तीनों के लिए हम वैन डेन बर्ग की डियाज़ो रिएक्शन यूज़ करते हैं। सीरम बिलीरुबिन इज़ मेजर्ड बाय वैन डेन बर्ग्स डियाज़ो रिएक्शन। अनकॉन्जुगेटेड को हम मेजर करते हैं देखो, unconjugated bilirubin requires the presence of alcohol for diazo reaction and gives an indirect van den Berg reaction। unconjugate को रिएक्शन करने, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है उसको रिएक्शन करने के लिए एल्कोहल की ज़रूरत होती है, लेकिन कॉन्जुगेटेड जो होता है वो डियाज़ो रिएक्शन कर जाता है एल्कोहल की एब्सेंस में भी, है ना। और टोटल सीरम बिलीरुबिन भी हम पता लगा सकते हैं इस रिएक्शन से। तो देखो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम है ना पूरा ब्लड लेते हैं और ब्लड में डियाज़ो रिएक्शन करवाते हैं, और डियाज़ो रिएक्शन हम अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं ताकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का भी पता लग जाए हमें और कॉन्जुगेटेड का भी पता लग जाए। कॉन्जुगेटेड को अल्कोहल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम डियाज़ो रिएक्शन कराएंगे और हमें पता चल जाएगा कि बिलीरुबिन का लेवल कितना है हमारी ब्लड में। ठीक है, फिर उसके बाद हम दोबारा डियाज़ो रिएक्शन कराएंगे, लेकिन इस बार हम कराएंगे अल्कोहल की एब्सेंस में। अल्कोहल की एब्सेंस में कराएंगे तो अनकॉन्जुगेटेड तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, केवल कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रिएक्ट करेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल कितना है हमारी ब्लड में, और फिर अनकॉन्जुगेटेड का हम इनडायरेक्टली
माइनस करके निकाल सकते हैं। टोटल सीरम बिलीरुबिन माइनस कॉन्जुगेटेड सीरम बिलीरुबिन करेंगे तो हमें इनडायरेक्टली क्या मिल जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलीरुबिन। ठीक है, CB is then measured from CB is conjugated bilirubin only from diazo reaction carried out without alcohol and the difference represents the concentration of unconjugated bilirubin। ठीक है, अब हम एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज़ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं और पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं। सबसे पहले जो दो हैं ALP और 5' न्यूक्लियोटाइडेज, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज़ के लिए। ठीक है, हमने ALP पढ़ा था अभी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये तब इंक्रीज़ होता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हेपाटोबिलरी डिजीज़ होती है तो। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव में, और पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ में ये माइल्ड इंक्रीज़ कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव में ये कम्प्लीटली करेगा ही करेगा। फिर सेकंड एंजाइम हमने कौन सा पढ़ा था, 5' न्यूक्लियोटाइडेज, जो कि केवल और केवल ही लिवर में प्रोड्यूस होता है ना। तो ऑब्स्ट्रक्टिव में या फिर हेपाटोबिलरी डिजीज़ में 5' न्यूक्लियोटाइडेज भी इंक्रीज़ होता है। और पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ में, मतलब जिसमें लिवर का पैरेन्काइमा में डिजीज़ हो रही है, जैसे कि सिरोसिस, हेपेटाइटिस, जिसमें कोई बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ना, तो उसमें 5' न्यूक्लियोटाइडेज नॉर्मल रहेगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो दोनों के बीच में कॉमन है, जैसे कि GGT हमने पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्टिव में एंजाइम होता है जो कि इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ में भी इंक्रीज़ हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। और बिलीरुबिन के भी चांसेस ज़्यादा हैं ऑब्स्ट्रक्टिव में इंक्रीज़ होने के लिए, मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कौन सा बिलीरुबिन इंक्रीज़ होगा, कॉन्जुगेटेड। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी और रीज़न की वजह से बिलीरुबिन इंक्रीज़ हो रहा है ब्लड में, जैसे कि हेपाटिक अपटेक प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, या फिर हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना, तो पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ में उस तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है बिलीरुबिन। ओके, तो बिलीरुबिन हम दोनों चीज़ों में देख सकते हैं, दोनों में इंक्रीज़ भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है। तो ये तो दो चीज़ें थी जो दोनों में कॉमन है। अब आती है पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ की बात। उसके लिए AST और ALT लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि ये जो लेवल होता है ये बता पाता है कि पैरेन्काइमल लिवर डिजीज़ है कि नहीं, जैसे कि एल्कोहलिक सिरोसिस, या फिर अगर कोई पैरेन्काइमल डिजीज़ है, कोई हेपेटोसेल्युलर इंजरी हो रही है पैरेन्काइमा में, तो ये एंजाइम लीक हो जाएंगे, हमारे सीरम में ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो पैरेन्काइमल में ये ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, बट ऑब्स्ट्रक्टिव में इनका माइल्ड इंक्रीज़ हो सकता है। ओके, और सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल रहेंगे, क्योंकि ये लिवर का फंक्शन है ना, इसका कोई बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन से या फिर बाइल के फ्लो से लिंक है ही नहीं। सीरम एल्ब्यूमिन कौन प्रोड्यूस कराता है, हमारा लिवर। ठीक है, अगर लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा कि उसमें कोई डिजीज़ हो गई है, तो सीरम एल्ब्यूमिन हमारी ब्लड में ज़्यादा नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। और सेम प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा लिवर डिजीज़ के केस में। लेकिन अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे लिवर से मतलब नहीं है, लिवर तो अपना काम करेगा फिर भी। सो दिस कंप्लीट्स आवर लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने सीरम एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने AST ALT देखा और LDH देखा, उनका लेवल बेसिकली इंक्रीज़ हो जाता है अगर कोई लिवर डिजीज़ है तो। फिर उसके बाद हमने बायोसिंथेटिक फंक्शन के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि सीरम प्रोटीन्स भी लिवर बनाता है, और अगर लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता तो एल्ब्यूमिन नहीं बन पाता ज़्यादा, और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी नहीं बन पाते, जिसके कारण प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। और लास्ट में हमने टेस्ट ऑफ कोलेस्टेसिस देखा, जिसमें हमने एंजाइम्स देखे और बिलीरुबिन के बारे में पढ़ा। सो दिस कंप्लीट्स माई टॉपिक लिवर फंक्शन टेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। And if you want the pictures of my notes, you can refer to my Instagram page by the name caduceus_khyati. Link is also given in description box. And if you want the PDF of my notes, you can refer to my Telegram page by the name Caduceus. Thank you.